जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो कृष्णा जी क्लासेस पर आज से हम लोग एससीईआरटी की जो बुक है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम लोग एससीईआरटी की जो बुक है वो विज्ञान यानी कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर हम 6 से शुरू करेंगे और क्लास 12 तक की सारी किताबों को एक एक करके पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये जो देख रहे हैं कक्षा 6 की किताब है विज्ञान कक्षा 6, बगल में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और हमारा यही एक टारगेट रहेगा कि यूपी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसको कैसे क्रैक किया जाए, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले छात्र भी यदि पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसको पूरा डिटेल से हम पढ़ाएंगे, सबके लिए ये फायदेमंद होगा क्लास। आप यदि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी सवाल यही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी, एससीईआरटी बुक्स से ही सवाल आते हैं। देखिए, इसको खत्म करने के बाद से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इनमें से सबसे जरूरी है कि एससीईआरटी पढ़ा जाए, क्योंकि एससीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और एनसीईआरटी में थोड़ा सा मटेरियल कम है, लेकिन इसमें मटेरियल जो है स्टडी से मटेरियल वो ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है और आपको एससीईआरटी में थोड़ा सा बस वो समझने वाला है, लेकिन कंटेंट ज्यादा ढूंढेंगे तो ये एससीईआरटी की बुक में ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं विज्ञान। और विज्ञान क्या होता है आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। विज्ञान नहीं पता है तो देखिए, किसी भी वस्तु या सामान के बारे में क्रमागत या क्रमबद्ध विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, जैसे आप हमारे ही बारे में क्रमबद्ध ज्ञान, या ये बोर्ड है, बोर्ड के बारे में ही पूरा क्रमबद्ध ज्ञान करें, विशेष ज्ञान प्राप्त करें, तो वो विज्ञान है। मतलब किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो आप भी यदि विज्ञान जानना चाहते हैं तो क्रमबद्ध वीडियो देखते रहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी एससीईआरटी बुक हैं, एनसीईआरटी बुक हैं, सबको लेकर के हम आएंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए, जैसे ही साइंस खत्म होगा हम भूगोल लेकर के आएंगे, भूगोल जैसे ही खत्म होगा इतिहास लेकर के आएंगे। इस तरीके से एक एक करके आपका सारा जीके जीएस जहां से भी पूछा जाता है सबको समाप्त करेंगे, यानी कि पूरा फुल करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यदि इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही हम यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन क्या हो, आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, ये किताब से ही हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं पाए, इसलिए हम किताब से पढ़ाएंगे। यदि आपके पास भी किताब है तो सामने रख लीजिए, नहीं है तो कॉपी और पेन उठाइए और नोट करना शुरू करिए, क्योंकि देखिए खुद से नोट्स बनाएंगे तो उसको पढ़ने में, रिवीजन करने में काफी आसान होगा, क्योंकि हम नोट्स देंगे, प्रोवाइड कराएंगे तो अपने हिसाब से देंगे, उसको आप कैसे रीड करेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिए, या तो किताब है तो किताब बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं है तो भी बहुत बढ़िया बात है। आप नोट्स बनाइए, नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए, आप खुद अपनी राइटिंग में नोट्स बनाएंगे तो उसको आपको कैसे पढ़ना है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और आप चाहें तो उसका रिवीजन जो है, जैसे पढ़ने में आपको 1 घंटा समय लगेगा तो उसी चीज को आपको रिवीजन करने में मात्र 20 से 25 मिनट लगेगा। तो इसलिए हमारी सलाह रहेगा कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। पहला चैप्टर है, देखिए ये विषय सूची पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कक्षा 6 में क्या क्या दिया हुआ है। अध्याय इकाई है और ये प्रकरण दिया हुआ है। इकाई ये क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या रोल होने वाला है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थ क्या होता है, पदार्थों को अलग अलग कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इकाई तीसरा है पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि उसको कैसे अलग अलग हम पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चौथा है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, यानी कि हमारे आसपास में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं किस कारण हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, यही सब जानना तो विज्ञान है। देखिए, किसी भी वस्तु के बारे में क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, यही सब जानना क्या होता है, विज्ञान होता है। और यही सारी जिज्ञासाएं, देखिए मनुष्य जो है काफी जिज्ञासु, शुरू से भी जिज्ञासु
प्रवृत्ति का रहा हुआ है। तो इन्हीं जिज्ञासाओं के हल को ढूंढने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह क्या है? विज्ञान है। ठीक है। पांचवा है तंतु से वस्त्र तक। छठवां है जीव जगत, मतलब जीव जगत में कितनी तरीके के जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सातवां है जीवों में अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, यानी कि जीव अनुकूलन कैसे करते हैं, अपनी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ही ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक। फिर आठवां क्या है? जंतु की संरचना एवं कार्य। आखिर जंतु की संरचना कैसे हुई है, उसका कार्य क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के क्या नाम है, क्या क्या कार्य है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नौवां है भोजन एवं स्वास्थ्य। किसी भी जीव को जीवन जीने के लिए भोजन, पानी, वायु ये सब जरूरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। मनुष्य के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। 11वां है क्या? मापन। 12वां है गति। 13 क्या है? ऊर्जा। 14 प्रकाश, वायु, जल। और लास्ट में हम लोग कंप्यूटर का भी सवाल देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आजकल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर से सवाल अवश्य रहता है। और आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर के बारे में जानकारी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर एक काम कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है, आप लोग को पता ही होगा। तो आज हम शुरू करते हैं इकाई 1, दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है। तो देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका पढ़ेंगे हम लोग। परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं हैं, यानी अविवेकपूर्ण रूप से विज्ञान को उपयोग करेंगे तो क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। भारतीय और अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। मतलब कौन से वैज्ञानिक किस चीज का आविष्कार किए, भारतीय वैज्ञानिक ने किस किस चीजों का आविष्कार किया, विदेशी वैज्ञानिकों ने किन किन चीजों का आविष्कार किया, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में जानेंगे। ठीक। देखिए, मनुष्य स्वभाव से क्या है? सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहां, कैसे, क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। अभी हम बताएं कि मनुष्य जो है शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसके आसपास जो भी घटना घटती है तो उसको जानने की ये चेष्टा रहती है। देखिए, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा समझदार हो जाते हैं तो वो हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उनको डांटना नहीं चाहिए, उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, और भी एकदम सरल तरीके से कि बच्चे कैसे समझ सकें। देखिए, यदि उस समय आप बच्चों को डांट देंगे तो बच्चे जो है वो सीखने की उनकी क्षमता जो है कम हो जाएगी, वो कुछ पूछेंगे ही नहीं। उनको लगेगा कि भाई अब पूछने पर डांट मिलेगी तो क्या पूछेंगे। तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और वो किसी भी सवाल को आपसे पूछ रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, तो आप लोग उन बच्चों को संतुष्ट जरूर करिए। ठीक है। तो मनुष्य जो है हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है कि जब जिज्ञासा मन में होती है ना तो तरह तरह के सवाल मन में उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं सवालों के हल ढूंढने के लिए हम लोग विज्ञान का प्रयोग करते हैं और फिर धीरे धीरे उन प्रयोगों को करते करते सफल होते हैं। वही हमारा विज्ञान है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। देखिए, किसी भी चीज के बारे में जब कोई उत्सुकता होगा ना तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या चीज है, कैसे बना है, क्यों बना है, क्या क्या इसमें सामान लगा है। ठीक है। तो यही विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ही यही होगा। ये जरूरी नहीं है कि केवल जो रॉकेट उड़ा रहे हैं, जो हमारे इसरो में साइंटिस्ट है वही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक, देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबके पास है लेकिन आदमी यूज नहीं करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप देखते हैं तो उसको गौर से देखिए, उसके हर एक पहलू का निरीक्षण करिए और अवलोकन करिए, तब जाकर के वो वैज्ञानिक सोच आपके अंदर पनपेगा, डेवलप होगा। ठीक है। तो आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा के द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक सीमा नाम की लड़की है जो बहुत से जिज्ञासु है और वो बहुत प्रश्न पूछती है। तो इसी के बारे में ये चर्चा हुआ है। देखिए, हम ये काल्पनिक पात्र है, किसी का नाम हो तो वो अपने रियल नाम से, वास्तविक नाम से न जोड़े। ये काल्पनिक नाम है क्योंकि इसमें समझाने के लिए दिया गया है कि किसी के नाम से यदि हम समझाएंगे तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक। सीमा कभी अपने माँ से पूछती है,
कोई भी चीज ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद जमीन पर क्यों गिर जाती है? आप लोग कभी सोचे हैं? देखिए यही सोच है, मतलब कोई भी चीज हम ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है? उसको तो ऊपर चले जाना चाहिए, दाएं चले जाना चाहिए, बाएं चले जाना चाहिए, वो नीचे ही गिरता है। आखिर ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है। तो वैज्ञानिक सोच यहीं से शुरू होती है। जब न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी दी थी, तो देखिए वो वैज्ञानिक थे, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक सोच था, तभी नहीं तो वो सेब गिरा था तो हम लोग होते तो क्या करते? सेब उठा के खा जाते, बात खत्म। लेकिन न्यूटन साहब ने क्या किया कि उन्होंने ये देखा, इसका अवलोकन किया, अपने मन में विचार किया कि आखिर ये जो सेब पेड़ से गिरा है ये नीचे ही क्यों गिरा है, इसका कारण क्या है? तो किसी भी जिज्ञासा, मन में जो भी जिज्ञासा हो उसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। यहीं से वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होता है। ठीक। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है? प्रेशर कुकर तो सबके घर में होगा लगभग, लेकिन आज तक आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि आखिर इसमें खाना क्यों जल्दी पक जाता है? देखिए जो जिज्ञासु प्रवृत्ति को होंगे ना, हर चीज को क्यों, कैसे, कब, इन सबों का सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे इस तरीके का सवाल अक्सर पूछा करते हैं, तो आप लोग जरूर उन लोगों की मदद करिए, उनको बताइए, समझाइए, तब जाकर के उनके अंदर क्या होगा? वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। ठीक है। और फिर उनके पढ़ाई में मन लगेगा और धीरे धीरे उनका करियर काफी अच्छा होगा। ठीक है। दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे हो जाता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी माँ इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थी। आप लोग पढ़े लिखे होंगे, आई हो सब लोग पढ़े लिखे होंगे, आजकल सब लोग कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, लेकिन बच्चों को संतुष्ट जरूर करिए। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, आप अपनी शिक्षिका से पूछ लीजिएगा। दूसरे दिन सीमा ने वही सवाल कक्षा के शिक्षिका से भी पूछा। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं। मनुष्य में हर चीज को जानने की, समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता कैसे उत्पन्न होती है? किसी चीज को देखना, छूना, गर्म है, ठंडा है, गर्म है तो क्यों है, ठंडा है तो क्यों है, चखना, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ऐसा है तो क्यों है, सूंघना, ये किस तरह का स्मेल दे रहा है, ये मतलब सुगंधित है कि बदबू कर रहा है कि किस तरीके का है, इसी से जानने की चेष्टा होती है हमारे मन में। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की क्या करता है? कोशिश करता है। जो भी हमारे मन में जो सवाल उत्पन्न होते हैं उन सवालों को जवाब देने की कोशिश कौन करता है? विज्ञान करता है। ठीक। तो सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों को उत्तर देता है? शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। वे जिज्ञासा का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सूक्ष्म अवलोकन का मतलब ये होता है कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। अवलोकन का मतलब होता है उसको अच्छी निगाह से देखना। ठीक। और उससे संबंधित सभी जानकारियां क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसका अवलोकन करते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं और उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो एक एक करके इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। यानी कि सवाल का सबसे अच्छा समाधान क्या होता है? सिद्धांत की रचना। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, किसी भी सिद्धांत की पुष्टि यानी कि प्रतिशतता, सटीकता कब होती है? उसी चीज को बार बार दोहराया जाए और वही रिजल्ट बार बार आए, तब जाकर के उस सिद्धांत या प्रयोग की क्या होती है? सटीकता होती है, शुद्धता होती है। ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तु हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती है। आप रोज देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज हवा में ऐसे उछालें या फेंकें तो वह जमीन पर गिर जाती है। ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? देखिए, ये भी चीज सोचने वाली है कि क्या हम कोई भी वस्तु यहाँ हो या विषुवत रेखा पर हो या ध्रुवों पर हो,
या थोड़ा सा ऊपर आसमान में हो या नीचे जमीन या पानी के अंदर हो, तो हर जगह से हम कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगा। यह भी एक सोचने वाली बात है। यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। आप ध्रुव पर जाकर के किसी चीज को ऊपर उछालेंगे, ध्रुवों पर जाकर के किसी चीज को ऊपर उछालेंगे, थोड़ा सा हाइट पर जाकर के ऊपर उछालेंगे, पानी के अंदर जाकर के उछालेंगे, तब न जाकर के इन समस्याओं का हल मिलेगा। तो यही वैज्ञानिक सोच है। पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। ठीक, देखिए ये वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन आप एक बार इसको जब पढ़ लेंगे ना तो सही एकदम लगेगा कि हाँ हम विज्ञान पढ़े हैं। आपके अंदर भी वैज्ञानिक सोच आ जाएगी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। और यदि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण इलाज है। आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल में पढ़िए, यहाँ पढ़िए, और फिर देखिए धीरे धीरे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इतना अभी से तैयार हो जाएंगे कि आपको फिर अलग से कोई भी कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के छात्र हैं तो आप इस विज्ञान को पढ़ सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि चाहे जहां से गिराएं वापस जमीन पर ही गिरते हैं। आप कहीं से भी गिराएं क्या होता है, जमीन पर ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, अभी हम बताए ना, न्यूटन साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है। आखिर वो कोई भी हम वस्तु ऊपर उछालते हैं तो जमीन पर ही क्यों आता है, इसका जवाब किसने दिया था? सबसे पहले न्यूटन साहब ने दिया था। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण की क्षमता है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो काम करता है। किसी भी वस्तु को क्या करती है, पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि किसी भी वस्तु को जमीन से हम ऊपर उछालते हैं तो नीचे ही क्यों गिरती है, इसका सही जवाब क्या कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ही आकर के वो सामान गिरता है। ठीक, एक चीज समझ में आ गई हमको। सीमा पर प्रश्न का सरल उत्तर पाकर के काफी उत्साह से, भाई देखिए बच्चों को यदि आप सही से उत्तर देंगे ना, उनके सवालों को आप संतुष्टि से देंगे, उनको संतुष्ट कर लेंगे तो काफी अच्छे खुश होते हैं बच्चे, और फिर दूसरे प्रश्न को भी और अच्छी तरीके से पूछेंगे। और नहीं तो एक बार आप डांट दिए तो फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे ही नहीं, जिज्ञासा उनके मन में दब के रह जाएगी। और यही बच्चे आगे चल के क्या होते हैं, कुंठित, कम सोच वाले। फिर गार्जियन कहते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। कहां से मन लगेगा साहब, आप तो छोटे पे उसको डांट करके एकदम शांत कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है। कोई शिक्षक हो या गार्जियन हो, मैं सबको बता रहा हूं कि कोई भी यदि प्रश्न पूछता है किसी भी तरीके का तो आपको उसको संतुष्ट करना है, यही सबसे अच्छी बात है। आप गार्जियन है तब तो आपके लिए बहुत वो है, क्योंकि बच्चे जो है गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से प्रश्न पूछते रहते हैं, अपने बड़े भाई बहन से प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आप लोग को ये करना है कि सबके प्रश्नों का क्या करना है, जवाब देना है। ठीक, आज हम लोग एक चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा तो क्या है, लेकिन एक चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर खत्म करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, नहीं तो ये काफी लंबा चलेगा। हम ये चाहते हैं कि विज्ञान को खत्म करके भूगोल पढ़ाएं, भूगोल को खत्म करके इतिहास पढ़ाएं, इतिहास को खत्म करके मैथ पढ़ाएंगे, यानी सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप लोग बस केवल धैर्य बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर देखते हैं, शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के प्रयोग चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। यानी कि देखिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, उनको सिद्धांत बनाने के लिए क्या करना, काफी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब वो सिद्धांत बन के तैयार हो जाता है एक बार तो काफी आसान लगता है। हम लोग को आसान लगता है भाई यही तो है। न्यूटन साहब इसको देने के लिए काफी दिन लगा होगा, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर वस्तु जमीन पर गिरती है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, खत्म। लेकिन न्यूटन साहब को काफी समय लगा होगा ना, कई बार प्रयोग किए होंगे। तो किसी भी वैज्ञानिक
सिद्धांत को प्रयोग करने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन वो हो जाने के बाद सब बहुत सरल होता है। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। वैज्ञानिक जो है विभिन्न चरणों में आप भी कर सकते हैं वैज्ञानिक सोच के आधार पर, और वैज्ञानिक भी इस तरीके से करते हैं किसी भी सिद्धांत को बनाने के लिए। ठीक है, पहला चरण क्या है? जिज्ञासा, प्रश्न करना। जब आप किसी वस्तु को देखेंगे तो सबसे पहले आपके अंदर एक जिज्ञासा होगा, प्रश्न उठेगा मन में। फिर परिकल्पना करेंगे आप, परिकल्पना मतलब उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे, उसको बारीकी से देखेंगे, फिर निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। देखिए, परीक्षण और निरीक्षण में काफी अंतर है। परीक्षण का मतलब होता है उसको देख लेना, निरीक्षण का मतलब उसको बारीकी से देखना। ठीक है, विश्लेषण करना, उसके अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश करना, वर्गीकरण मतलब अलग अलग बांट करके रखना, फिर क्या करना? अभिलेखन, उसके बारे में उन सब चीजों को लिखना, फिर उस पर क्या करना? पुनर्विचार करना, फिर एक बार उस पर विचार करना। उसके बाद से क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। तब जाकर के आदमी निष्कर्ष निकालता है। फिर क्या होता है? नए प्रयोग हो जाते हैं। तो ये सब चरण है वैज्ञानिक सोच के, वैज्ञानिक काम करने के। सीमा विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है? सीमा पूछती है उस शिक्षिका से कि आखिर ये बताइए मैडम कि विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए और क्या क्या किया है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, ये टॉपिक क्या हो जाता है? दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। आजकल हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान से क्या क्या संभव हो सका है जो हमारे दैनिक जीवन को काफी आसान बनाता है। शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तनों के बारे में समझाया। ये देख रहे हैं ना, ये चित्र दिखाकर शिक्षिका क्या करती हैं? सीमा को संतुष्ट करती हैं कि देखो ये चीजें हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जो किसकी देन है? विज्ञान की देन है। ठीक, चित्र एक दूसरे में दिखाने गए संसाधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं को क्या करते हैं? दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविजन व रेडियो द्वारा किया जाता है। गैस की चूल्हा द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, तथा प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान हैं जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी है को सुलझाने में सहायता की है। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। आज उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाचार पत्रों, रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। इस समाचार पत्र, मोबाइल, रेडियो आदि की वजह से क्या होता है? देश विदेश में जो भी घटनाएं होती हैं उसका तुरंत और सटीक जानकारी हमको घर बैठे बैठे मिल जाती है। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। क्रिकेट मैच और देश विदेश द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप से अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने की इच्छुक होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये है क्या? ये सारी चीजें, रेलगाड़ी है, दूरसंचार प्रणाली है, बस, कार, ट्रैक्टर, पंखा, टेलीविजन, वायुयान, टेलीफोन, बल्ब, ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। 1.2 क्या कर रहा है? परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपने योगदान दिया है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया है। चित्र 1.2 में परंपरागत एवं वर्तमान में प्रयोग होने वाले साधनों को दर्शाया गया है, यानी कि दिखाया गया है। ठीक, अब हम देख लेते हैं। देखिए तालिका बना हुआ है कि क्षेत्र है,
परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और वर्तमान में विज्ञान की देन। यानी कि पहले क्या प्रयोग होता था और विज्ञान की सहायता से अब किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, इसको चार्ट में बांटा गया। ठीक है, पहला क्या है, भोजन क्षेत्र क्या है, भोजन। अब इसमें देख लीजिए परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन। पहले परंपरागत का मतलब होता है जो पहले से चली आ रही है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। जैसे मिट्टी का चूल्हा, आजकल गैस है, लेकिन पहले क्या था, मिट्टी का चूल्हा था, जो अभी भी कई लोगों के घरों में जलता है। मिट्टी के पारंपरिक बर्तन, धातुओं से निर्मित बर्तन, लोहे, ये सब क्या है, पारंपरिक है, पुरानी चीजें हैं। वर्तमान में विज्ञान की क्या देन है इस क्षेत्र में, गैस चूल्हा, विद्युत ओवन यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले ओवन, कढ़ाई, सोलर कुकर यानी कि सौर ऊर्जा से काम करने वाला कुकर, प्रेशर कुकर यानी जिसमें खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर की वजह से, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक का मतलब होता है ऐसे बर्तन जिसमें चिपकता नहीं है। देखे होंगे आप लोग इंडक्शन कुकर वगैरह पे रखने के लिए जो काम आता है बर्तन, उसमें क्या होता है, ऊपर एक लेप लगा रहता है जिसमें कोई भी चीज पकड़ता नहीं है। तो इस तरीके से किसी बर्तन में आप सब्जी बनाए या कुछ बनाए तो उसमें पकड़ लेता है, चिपक जाता है। लेकिन जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें वो चिपकता नहीं है। इंडक्शन चूल्हा आदि ये सब क्या है, विज्ञान के देन है। कृषि के क्षेत्र में हल, बैल, कुआं, रहर, गोबर की खाद, ये परंपरागत चीजें हैं। और विज्ञान के आ जाने से क्या हो गया, ट्रैक्टर हो गया, नहरें हो गए, ट्यूबवेल हो गए, रासायनिक उर्वरक हो गए, यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं आदि सब क्या है, ये विज्ञान की देन है। यातायात के क्षेत्र में बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि से पहले लोग यातायात करते थे, लेकिन अब क्या, साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी के जहाज आदि का प्रयोग किससे होता है, विज्ञान की वजह से होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, नृत्य आदि, रेडियो ये होता था। अब क्या होता है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, टेलीविजन, ये सब क्या है, वीडियो गेम, डीवीडी, ये वर्तमान समय में विज्ञान की देन है। संचार के लिए संदेशवाहक, डाकिया, चिट्ठी पत्री, ये क्या है, परंपरागत, यानी पहले ये सब यूज होता था। अब इसके बाद से विज्ञान के आने के बाद से क्या हो गया है, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से भी बहुत ही सेकेंडों में हम क्या कर लेते हैं, कम्युनिकेट यानी संचार बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच हेतु, उपचार हेतु दवाएं। ठीक है, तो रोगों की जांच के लिए क्या, नाड़ी देखकर अनुमान लगाते थे लोग, हाथ से पकड़ करके नस अनुमान लगाते थे लोग। अब क्या होता है, जांच करके, जैसे पेशाब का जांच, खून का जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, ईसीजी आदि करके तुरंत पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हुई है। ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। दवा क्या होता था, जड़ी बूटी, झाड़ फूंक, घरेलू उपचार होते थे, जिससे लोग काफी प्रभावित भी हो जाते थे, संक्रमित भी हो जाते थे और उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि विज्ञान के आने से ऐसी सुविधा मिली है कि जैसे कोई बीमारी हुई आप तुरंत जांच कराइए, दवा खाइए, फिट हो जाइए। ठीक, जैसे क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक दवा आता है, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाएं, शल्य क्रिया द्वारा काफी जल्दी और आसानी तरीके से किसी भी बीमारी या रोग को ठीक किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले क्या होता था, गुरुकुल प्रणाली होती थी, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा परंपरागत ढंग से क्या होती थी, पढ़ाई होती थी, स्कूल जाते थे लोग। अब क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, आजकल देख रहे हैं यूट्यूब से, जैसे हम पढ़ा रहे हैं कहीं और, आप पढ़ रहे हैं कहीं और। ये सब किसकी वजह से संभव हो सका है, विज्ञान की वजह से हो सका है। नहीं तो आप हमको आपके घर आके पढ़ाना होता, नहीं तो आपको हमारे घर आके पढ़ाना होता। लेकिन ये सब देन किसकी है कि हम अलग पढ़ा रहे हैं, आप अलग पढ़ रहे हैं, दोनों का काम चल रहा है, तो ये सब देन किसकी है, विज्ञान की देन है। अंतरिक्ष, साधारण दूरबीन, वेधशालाएं होती थी। आजकल आप देख ही रहे हैं, हम चांद तक पहुंच गए हैं, हमारा जो है मिशन जो है चांद तक, चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग हो चुकी है। उसके बाद से अभी सूर्ययान
भी भेजा जा चुका है, सफल परीक्षण हो चुका है। सूर्य के बारे में भी हम लोग अब जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? विज्ञान की वजह से हो पाया है। ठीक। रक्षा, पहले भाला, तलवार, तीर धनुष आदि से लोग क्या करते थे? लड़ाई करते थे। आज क्या होता है? बंदूक से, बम, बारूद, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, फाइटर जेट आदि से हमला होता है। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। अब देखिए, हम लोग जान जाते हैं कि विज्ञान का दुरुपयोग से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं विज्ञान का दुरुपयोग होता है। तो देखिए, कोई भी चीज काफी महत्वपूर्ण है। यदि उसका सही प्रयोग किया जाए तो, यदि उसका दुरुपयोग होगा तो हमारे जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को क्या किया? संभव कर दिखाया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। यानी हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, यातायात का क्षेत्र, ठीक है, मनोरंजन का क्षेत्र, खेल का क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जो विज्ञान ने उसकी सहायता न की हो। विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं उसके दुरुपयोग, असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। क्या क्या हुई हैं सब आइए देख लेते हैं। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो गया है। विज्ञान नहीं होता तो मोटर कार नहीं आया होता, मोटर कार नहीं होता तो डीजल पेट्रोल नहीं चलता, डीजल पेट्रोल नहीं चलता तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती, तो वायु प्रदूषण नहीं होता। तो ज्यादा होने से यही होता है। अगला है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट भी उत्पन्न हो गया है। देखिए, हम खेतों में उर्वरक, कीटनाशक आदि दवाओं का, रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ी है, लेकिन उसमें उसकी उपज जो है कम हो जाती है। जब तक खाद रहेगा तभी तक उपज ज्यादा रहता है। इससे जल प्रदूषण भी हो जाता है, वायु प्रदूषण भी हो जाता है, मृदा प्रदूषण भी हो जाता है। तो इसकी अधिकता का यही कारण है। नदियां प्रदूषित हो जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, सांप आदि की संख्या क्या हो रही है? घटती जा रही है। केंचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है। खेतों में आप लोग देखे होंगे कि वो क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। बहुत सारे केंचुए होते हैं खेतों में, आप लोग देखिएगा कि वो मिट्टी को क्या अंदर ही अंदर भुरभुरा बनाए रहते हैं। तो जब कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन कीटनाशकों का प्रभाव केंचुए पे पड़ेगा, सांप पे पड़ेगा। सांप भी एक हमारा मित्र है जो चूहों को खाता है। चूहे जो हमारी फसल को खा जाते हैं, उसको कौन खाता है? सांप खाता है। तो ये सब चीजें प्रभाव डालती हैं। ज्यादातर उपयोग करेंगे तो यही होगा। उसके बाद से क्या है? भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। विज्ञान नहीं होता तो लोग ज्यादातर पंप से या ट्यूबवेल या मोटर का उपयोग करके नीचे से पानी नहीं निकालते। ये सब प्रयोग हो गए हैं तो नीचे से काफी बड़े स्तर पर पानी का दोहन होता है, जिससे नीचे का जो पानी लेवल घटता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो गए हैं। तो ये सब दुष्प्रभाव है। तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि के ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, यदि विज्ञान नहीं होता तो स्पीकर, लाउड स्पीकर, हार्न वगैरह ये सब नहीं बनता, इसका आविष्कार नहीं होता। ये सब नहीं होता तो वायु ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। देखिए, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? दिमाग, मनुष्य का जो दिमाग होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है, डिप्रेशन में आ जाता है आदमी। आप लोग कभी शादी विवाह में गए होंगे, देखे होंगे कि वहां पर जब डीजे बजता है तो उसका बेस इतना तेज होता है कि हमारी जो धड़कन है उससे मिलने लगती है। लेकिन यदि यही धड़कन उससे और उस डीजे से मिल गई तो फिर हमारा मरना तय है। तो ज्यादा डीजे जहां बजता है वहां दूरी बनाए रखिए। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि जैसे डीजे के पास जाते हैं तो हमारा जो धड़कन होता है उसके हिसाब से धड़कना शुरू कर देता है, और जैसे उसका और आपका धड़कन मैच हुआ, साथ साथ चलने लगा, तो समझिए कि आपका मरना तय है। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, हृदय का काम करना बंद हो जाएगा, फेफड़े काम नहीं करेंगे। कई जगह ऐसी घटनाओं को आप लोग देखे होंगे। क्या होता है?
जिनका पर्दे से हृदय फेफड़ा कमजोर होता है, वो जैसे ही डीजे के संपर्क में आते हैं धीरे धीरे उनका और उनके हृदय का गति जो है मिलने लगता है, जिसकी वजह से अचानक से उनकी हृदय गति रुक जाती है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया है। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। मतलब इतने वस्तुओं का जो उपभोग मानव कर रहा है कि उसके जो कचरा है उसके आसपास इतना गंदगी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन काफी अस्वस्थ दिखता नजर आ रहा है। तो ये भी क्या है, वैज्ञानिक उपकरण का दुरुपयोग के कारण ही हो रहा है। ठीक, वैज्ञानिक सोच लगा करके आदमी पॉलीथीन बना दिया। पॉलीथीन जो है पर्यावरण का जो काफी घातक चीज है, जो एक बार जल्दी विघटित नहीं होता है, वो गलता ही नहीं है सालों साल, और वो फिर वो जमीन में जाएगा तो वहां की उर्वरा शक्ति कमजोर करेगा। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों की जीवन का अंत हो गया। जब देखे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमला हुआ था जर्मनी पर, तो क्या हुआ था देखेंगे आप लोग, उसका असर अभी तक है। उस समय लाखों लोगों की जाने गई थी। किसके कारण? विज्ञान इतना नहीं बढ़ा होता तो परमाणु बम नहीं बना होता तो हमला नहीं होता। तो ये सब दुष्परिणाम है विज्ञान का जो है प्रयोग गलत तरीके से करने का। फिर क्या है, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर के रूप में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का क्या होता है, निरंतर क्षरण हो रहा है। आप लोग घरों में एसी लगाते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं, तो उससे जो गैस निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे वातावरण को इतनी तरीके से खतरनाक तरीके से प्रभावित करता है कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करता है, वो ओजोन परत हमारे वायुमंडल में है, उसका हम लेयर बताएंगे कि वो समताप मंडल में ओजोन लेयर एक है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता इस तरीके से, वो एक गैसों का क्या है, एक पूरा पट्टी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करता है, रोक के रखता है। नहीं तो सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट हमारे सन पर पड़ेंगी, हमारे स्किन पर पड़ेंगी, तो हमारे स्किन जो है बीमार हो जाएगा, अलग अलग तरीके से संक्रमित हो जाएंगे हम। उससे बचाता कौन है, ओजोन परत। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत का धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। तो ये सब किसकी वजह से, विज्ञान की देन है। विज्ञान ज्यादा नहीं बनाया होता रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर, तो ये सब नहीं होता, लेकिन बन गया तो उसका जो क्या होता है, ज्यादातर उपयोग होता है। तो किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तो दिक्कत होता है। फिर सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि के रोग हो रहे हैं। अभी देहातों में तो ठीक है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन बड़े शहरों में देख लीजिए, वहां का जो है वातावरण इतना वो हो गया है कि अक्सर लोगों को दमा, खांसी, सांस की बीमारी, थोड़ा सा चलने में सांस फूलना, ये सब दिक्कत हो जाता है। किसकी वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। क्योंकि वहां पर इतने सारे वाहन हैं, उनसे निकलने वाले धुएं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वहां प्रदूषण बढ़ गया है। अब हम लोग देखिए, ये समय वीडियो तो ज्यादा लंबा हो गया, काफी हम समझा दिए। अगला हम पार्ट देखेंगे, क्या है, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। यानी कि जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उसमें भारतीय वैज्ञानिक क्या क्या आविष्कार किए हैं, कौन कौन है, उनका नाम, विदेशी वैज्ञानिक उनका नाम, उनका आविष्कार के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम सोच रहे थे कि एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में पूरा निपट जाए एक चैप्टर, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे और वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। इस वजह से हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरीके से प्रभावित हों। हमारा मकसद यही है कि आप लोग एकदम 100% ज्ञान लें, सटीक ज्ञान लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट करिए, कल एक दिन कल वीडियो पड़ जाएगा, ठीक है ना। अंत में हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।